क्योंकि बीजेपी ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये फैसला सीपी राधाकृष्णन को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित कर दिया। अब साहब ये क्या मास्टर स्ट्रोक है? वैसे तो किसी को भी अगर डिक्लेयर करते तो सबको ही मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा विशेष इसलिए है क्योंकि बहुत समय से ये बात भी चल रही है। कृष्णन चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधा कृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। धनखड़ साहब की छुट्टी के बाद यह कयास लगाया जा रहा था, कई सारे नाम जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय समिति की बैठक खत्म हुई और उसके बाद जेपी नड्डा साहब ने इनके नाम की घोषणा की कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम का ऐलान होने के बाद सीपी राधाकृष्णन परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। फरवरी 2023 और जुलाई 2024 के बीच झारखंड के राज्यपाल रहे। तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी राज्यपाल और उपराज्यपाल, पुडुचेरी में उपराज्यपाल होता है, तो वो इतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी इनको है। अब सवाल यह है कि भाई ये नाम क्यों चुना गया? मास्टर स्ट्रोक है, तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये आरएसएस और जनसंघ के जमाने से वो इस हिंदुत्व विचारधारा के साथ रहे हैं। 16 साल की उम्र से ही वो हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनसंघ के साथ उनकी राजनीतिक करियर का जो है जुड़ाव रहा। 40 साल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन की, जो फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल है और इससे पहले वो झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। भाजपा ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर न केवल विपक्ष को असहज किया है, बल्कि तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में बड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश की। राधाकृष्ण उस दौर के नेता हैं जिन्होंने संघ भाजपा की वैचारिक लड़ाइयों को जमीनी स्तर पर लड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी हो या लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों के साथ वो काफी समय काम कर चुके हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले इस नेता की छवि हमेशा लो प्रोफाइल रही है, लेकिन सदन और सरकार दोनों में इनकी गहरी समझ को हर कोई मानता है। और अब जब उपराष्ट्रपति पद के लिए हिंदू उम्मीदवार चुना गया है, पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मचे। पाक मीडिया का कहना है बीजेपी सरकार के आने के बाद से भारत के सभी बड़े पदों पर केवल हिंदू ही नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। क्लियर करते तो सबको ही मास्टर स्ट्रोक बोला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा विशेष इसलिए है क्योंकि बहुत समय से ये बात भी चल रही थी कि भाई दक्षिण से किसी को उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। वैसे तो वेंकैया नायडू थे और पूरा उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, वो दक्षिण से ही थे, लेकिन इस बार सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो खांटी तमिलनाडु के हैं। खांटी तमिलनाडु के होने के बाद वो कोयम्बटूर से हैं। कोयम्बटूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में गढ़ माना जाता है और 2 बार वो वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। यद्यपि जब वो सांसद रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ करता था। पहले 98 में अन्ना डीएमके से था और फिर 99 में डीएमके से था। 2004 में वापस अन्ना डीएमके से था, लेकिन वो अन्ना डीएमके जो है वो परास्त हुई और वो भी खेत रहे। उसके बाद वो गवर्नर भी रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं और तमिलनाडु के हिसाब से बिल्कुल जातीय खांचे में भी फिट बैठते हैं। अब तमिलनाडु में इस बार जो चुनाव हैं उसमें अन्ना डीएमके का और भाजपा का गठबंधन हो गया है। अन्नामलाई तो वहाँ पर एक फैक्टर के रूप में उपस्थित हैं ही और बल दे रहे हैं, गति दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब सीपी राधाकृष्णन को वाइस प्रेसिडेंट बना के उन्होंने ये पहले की थी कि इधर उधर से पैराशूट किया हुआ उम्मीदवार आप वाइस प्रेसिडेंट बना दिया करते थे। ये सीख भारतीय जनता पार्टी को मिली है धनखड़ साहब की वजह से। धनखड़ साहब पहले वो राष्ट्रीय जनता दल उसके मेंबर थे, जनता दल उस समय हुआ करता था बीपी सिंह वाला, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में भी गए, कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। और ये गलती ही कहेंगे कि विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो उसे आप इतनी बड़ा ओहदा दे देते हैं। तो जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है तो वो तो हुआ ही है, लेकिन अब जब आपने सीपी राधाकृष्णन को चुना है
तो एक तो तमिलनाडु से ही आते हैं, तमिलनाडु के अध्यक्ष भी रहे, तमिलनाडु में चुनाव भी होना है, तो एक जो साउथ के लिए जो रीच आउट है वो एक सिग्नल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। कोयंबटूर से वो 2 बार 1998 और 1999 में वो चुनाव जीत के आए थे। कोयंबटूर में जब ब्लास्ट हुआ था उस समय एक लहर सी दौड़ी थी कोयंबटूर में, तब वो वहां से जीत के आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यात्राएं भी की हैं भारत में नदियों को जोड़ने, आतंकवाद समाप्त करने, यूसीसी के लिए और कई सारे नशा विरोधी इस तरह के काम को लेकर के वो लंबी लंबी यात्राएं के 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा वो कर चुके हैं। इसके अलावा वो कोर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे कोची में, जहां उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लोग कहते हैं कि भाई करीब 1,500 करोड़ का जो है मुनाफा जो है वो निर्यात को पहुंचा दिया था। तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु के तिरुप्पुर में वो उनका जन्म हुआ, वहीं पे वो शिक्षा वगैरह सब इनका जो है वो चिदम्बरम कॉलेज में हुआ। और ये जो पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो बस इस बात को बताने के लिए कि जो व्यक्ति 16 साल की उम्र से ही राष्ट्रवादी बन गया हो तो उसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में दैट टू आप तमिलनाडु में हैं, और तमिलनाडु में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, और जो कोई भी वहां राजनीति में इंटरेस्टेड है उसको मालूम है कि उस वक्त से पिछले 40 साल से कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में कभी नहीं आएगी। उसके बावजूद कोई शख्स लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हो, जनसंघ के साथ रहा हो, तो एक तो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उनका जबरदस्त रहा है। इसीलिए धनखड़ साहब से के बाद जो सीख लेनी थी उस सीख को बकायदा इंप्लीमेंट करते हुए एक हार्डकोर संघ से जुड़े हुए व्यक्ति को आपने उपराष्ट्रपति बनाया है, तो सिलेक्शन तो बड़ा अच्छा है, पॉलिटिकली भी बहुत ही बढ़िया डिसीजन माना जा रहा है। लेकिन अब नॉमिनेट तो हो गए, बताया ये जा रहा है कि तमाम एनडीए के पार्टनर्स को इनके नाम के बारे में बता दिया गया है। ऑलरेडी एनडीए की बैठक हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो सर्वसम्मति से एनडीए का उम्मीदवार माना जाएगा, ये ऑलरेडी बात हो चुकी थी। तो आज कुछ देर पहले अभी जो मीटिंग खत्म हुई उसमें इनका नाम फाइनल किया गया। और तो और सबसे बड़ी चीज कि ये कहा गया है जेपी नड्डा के द्वारा कि वो विपक्ष की तरफ से भी वो बात करेंगे, विपक्षी पार्टियों से भी वो बात करेंगे कि ताकि इनका नाम सर्वसम्मति से वो इलेक्शन में कोई, या यूं कहें कि कोई दूसरा उम्मीदवार ना हो, सर्वसम्मति से इन्हें उपराष्ट्रपति चूज कर लिया जाए, ऐसी बात नड्डा साहब ने की है। लेकिन गिवन इज बैकग्राउंड कि ये हार्डकोर हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले शख्स हैं, तो इनके विरोध में जिसकी मीटिंग कल होगी, जो इंडी गठबंधन की तरफ से कोई शख्स अगर वो लोग देते हैं तो उनकी जीतने की उम्मीद भी नहीं है। मैंने जो शुरू में कहा कि हिंदुस्तान को अगला उपराष्ट्रपति मिल गया, वो इस कॉन्फिडेंस से मैंने कहा क्योंकि जो आंकड़े हैं पार्लियामेंट के अंदर जो चुनाव नरेंद्र मोदी के स्टेट से, तो क्या हम उनको भी ऐसा ही ट्रीट करें जैसा वो ट्रीट करते हैं इमिग्रेंट्स को, रेफ्यूजीज को? तो आई थिंक आई हैव स्टॉप टेकिंग नरेंद्र मोदी सीरियसली। यूजुअली आउट ऑफ सिंक रहते हैं वो आजकल, बातें अजीब करते हैं। मैं पुराने 1-2 स्पीचेस देख रहा था, 2019 में वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, अभी तक 4 नहीं हुई है, तो फिर 5 की कब बात करेंगे? इट इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ द ईयर टू रीच 4.2। तो आई डोंट थिंक वो जो उनको अंधभक्त वोट डालते हैं वो उनके लिए बस ये चारा चलते रहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह।